सैयद ताबिश अलवरी, साहिब किताब जनाब वाजिद अली, मिर्ज़ा नईम अख्तर साहब, नसीर अहमद नासिर साहब, तनवीर साहब, डॉक्टर मुजम्मिल भट्टी साहिबा, साज़ाम और अज़ीज़ बहुत तालिबात, सबसे पहले तो मैं शोबा मीडिया स्टडीज़ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपने एक साबिका तालिब इल्म है तो वाजिद अली किताब के लिए, किताब की पजीराई के लिए, किताब की तहसीन के लिए उन्होंने आज जो ये महफिल बर्पा की है, यकीनन वाजिद अली की हौसला भी मकसूद है, मगर इससे ज़्यादा शायद इसका मकसद ये भी है कि आप सब जो मीडिया स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं, आपकी तरबियत का भी एक एहतमाम किया जाए। और इस तकरीब की हैसियत मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर आए हैं, गुफ्तगू की है, बातें की हैं, अलावा इसके जो किताब पर बातें हुई हैं, फ़न सहाफ़त के हवाले से और फ़न कालम निगारी के हवाले से जो बातें हुई हैं, उसकी वजह से ये तकरीब एक वर्कशॉप की सी हैसियत इख्तियार कर गई है। इसीलिए मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन मीडिया स्टडीज़ को। मिर्ज़ा साहब ने जो गुफ्तगू की, चूँकि मैं सदारत भी कर रहा था तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ हमारे जिन लोगों ने यहाँ आकर बातें की हैं, और फिर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो करूँगा आज की कालम नगारी के हवाले से, वाजिद अली के हवाले से। मोहतरमा डॉक्टर मुजम्मिल भट्टी साहिबा ने गुफ्तगू की और बहुत उम्दा गुफ्तगू की। ख़ास तौर से उनका ख्याल ये था कि कालम लिखना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। कालम लिखना वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए एक तो तरबियत की ज़रूरत है, एक तसलसल की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ मुताले और मुशाहिदे की ज़रूरत है, और फिर ये कि जो चंद अच्छे लिखने वाले लोग हैं उनका मुसलसल मुताला करना और देखना कि वो मामलात को किस तरह से, तजुर्बे को किस तरह से और अपने मुशाहिदे को किस तरह से और कितनी बारीकी से वो गिरफ्त में लेते हैं। अगर आप देखें तो आज से तकरीबन 150 साल पहले जब बड़े सगीर में हमारी 800 साल की हुकूमत, यानी मुसलमान हुक्मरानों की 800 साल की एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर हुकूमत जब खत्म हुई, उस वक्त मौलाना हाली ने एक मुसद्दस लिखी थी, और उस मुसद्दस के आखिर में एक नात थी। उस नात का एक शेर था कि ऐ खासाए खासाने रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। और एक गजल के यूं तो डूबा है तबाही में ये बेड़ा 100 बार, पर डराती है बहुत आज भंवर की सूरत। ये 150 साल पहले भी, 150 साल पहले भी यही सूरत हाल थी, ऐसी ही फजा थी, ऐसा ही माहौल था, लेकिन उस वक्त एक चिराग रोशन हुआ था, एक चिराग, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से जिसको हम आज जानते हैं, एक चिराग रोशन हुआ था। और उसके लिए कोशिश ये की गई थी कि घरों के दरवाजों पर दस्तकें देकर लोगों को कायल किया जाए कि वो अपने बच्चों को मदरसे के अंदर, अलीगढ़ में जो मदरसा कायम किया जा रहा था, उस मदरसे के अंदर लोगों को पढ़ने के लिए भेजें। हाली ने अपनी किताब में लिखा है, जो सर सैयद के हवाले से उन्होंने किताब लिखी है, हयात जावेद, उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि एक एक घर पे जाकर दस्तक देकर मिन्नत करनी पड़ती थी, समझाना पड़ता था कि बच्चों को इस मदरसे में भेजें, इसमें बच्चों को हम रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे, किताबें भी देंगे, कपड़े भी देंगे और इन बच्चों को तालीम भी देंगे। इसके बावजूद कोई कायल होने के लिए तैयार नहीं था, और ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद ये जो इदारा है, ये जो मदरसा है, ये हमारे बच्चों को कहीं क्रिस्टान ना बना दे, कहीं हमारे बच्चों को काला अंग्रेज ना बना दे, कहीं हमारे बच्चों को वो क्लर्क ना बना दे जो अंग्रेजों की इंतजामी मशीनरी का कल पुर्जा बनकर रह जाए। और उसी जमाने में 1880 में एक गजट मैंने खुद देखा है, जिसमें 1880 में हिंदू जो अक्सरियत में भी थे, उनके बच्चे हजारों की तादाद में 1880 में उन इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे जो उस वक्त अंग्रेजों ने कायम की, और मुसलमानों के बच्चे चंद 100 थे जो उन इदारों में जा रहे थे। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हमने पहले ही अपना सफर बहुत ताखीर से शुरू किया हुआ है। हिंदुस्तान अगर हमसे आगे है तो वो इस वजह से आगे नहीं है कि वो हमसे आबादी में 5 गुना आगे है, इस वजह से आगे है कि उन लोगों के यहाँ तब्दीली का जो सफर था, आगाज था, वो हमसे शायद बहुत पहले हो गया, हमने बहुत बाद में किया। लेकिन ये तब्दीली जो है ये खुद ब खुद
آتی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہم شاید مایوس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 50-60 سالوں میں ہمارے یہاں اب جس طرح سے تعلیم کا رواج ہو گیا ہے، اب جس طرح سے بچے جو ہیں بھوکے رہ کر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ ایک بہت مثبت تبدیلی ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں کی وجہ سے یہ تبدیلی جو ہے اب آئے گی، اور ہم خود آنکھیں جب بند کر رہے ہوں گے اپنی، تو اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں اب جو ہمارے یہاں صحافت کی صورتحال ہے موجودہ۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، اس میں کوئی وقت تھا کہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کر کے، لوگوں کی ضرورتوں کے پیش نظر پروڈکٹ بنائے جاتے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے پہلے بنایا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں پروڈکٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت بعد میں پیدا کی جاتی ہے، اور پھر ایسی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، ایک ایسی ہائپر ریئلٹی پیدا کر دی جاتی ہے، میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، ایک ایسی ہائپر ریئلٹی پیدا کر دی جاتی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ جو پروڈکٹ ہے، اس پروڈکٹ کو اگر ہم نے نہ خریدا، اس پروڈکٹ کو اگر ہم نے اپنے گھر کی زینت نہ بنایا، اپنے ڈرائنگ روم میں نہ سجایا، اپنے لیونگ روم میں نہ رکھا، تو شاید ہماری زندگی بیکار ہے، ہماری زندگی ادھوری ہے، کسی کام کی نہیں ہے، ایسے جینے سے مر جانا بہتر۔ یہ ایک ایسی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے۔ میڈیا زندہ رہنے کا سامان بھی کر رہا ہے، اور ہمیں مرنے سے پہلے مارنے کے جتن بھی کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میڈیا نے کیا ایک صورت اختیار کر لی ہے، کیسی طاقت پکڑ لی ہے کہ لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں the media has become a monster۔ تو گویا ہم تو اب ایک طرح سے محتاج ہو گئے ہیں اس میڈیا کے، کہ واجد علی نے جو یہ کتاب لکھی ہے، میں نے اس کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ بڑی سادگی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ موضوعات انہوں نے تلاشا ہے، ان پر لکھا ہے، محنت کی ہے، اور مجھے بھی تھوڑا سا اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ اردو انہوں نے مجھ سے پڑھی ہے، اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ استاد کا جو اثر ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب میں جو عنوانات قائم کیے گئے، میری عام طور پہ عادت ہے کہ میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اشعار کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ شاعری کے اندر وہ تاثیر اور وہ طلسم ہے کہ جس سے ہمیں بات جو ہے وہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور لوگوں کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جیسے مرزا یگانہ اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ بات ادھوری مگر اثر دونا، بات ادھوری مگر اثر دونا، کیسی لکنت زبان میں آئی۔ یعنی شاعری میں تو اگر لکنت بھی ہو، شاعری میں تو اگر لکنت بھی ہو، تو شاعری کے اندر ادھوری بات بھی دگنا اثر رکھتی ہے، اور بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس کتاب میں اس کو ضرور پڑھیے گا ایک دفعہ، آپ سب لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، چونکہ آج آپ نے اس کتاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہیں، تو اس لیے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کتاب کو پڑھنے میں، کتاب کے کالموں کو پڑھنے میں۔ مثلا ایک کالم ہے اس کا، بندہ مزدور کی اوقات، بندہ مزدور کی اوقات، اور آپ کے ذہن میں اقبال کا شعر آنا چاہیے لازماً، جنہوں نے اقبال کو پڑھا ہے یا دلچسپی رکھتے ہیں، کہ تو کمال کا شعر ہے اقبال کا، تو قادر و عادل ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اس میں دیکھیے آپ تھوڑی سی ترمیم کی ہے انہوں نے، اسے ہم اصطلاح میں تحریف کہتے ہیں، کا کی جگہ کی لگایا ہے، کی اوقات، بس اتنا کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایک بالکل نئی کھڑکی انہوں نے کھول دی ہے، ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے کھول دی ہے کہ بندہ مزدور کے اوقات کے علاوہ بندہ مزدور کی اوقات کا سوال اٹھا لیا۔ یہ ہے نکتہ دانی، یہ ہے کالم لکھنے کے جو اصول ہیں، وہ اصول کہ آپ الفاظ کو اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں، بعض اوقات ان میں ایسی تحریف پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے مزید معنی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک
जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, इस तरह काली भेड़ का जो एक तस्वुर है, उस तस्वुर को, और फिर चरवाहा, रखवाला या जो पासबान है, उसके तस्वुर को सिर्फ यानी उन्वान के जरिए से हमारे सामने रख दिया गया है। अंदर जो मुशगाफिया हैं वो अलावा हैं। कालम में हमेशा ऐसी सूरत हाल को बयान किया जाता है जो पैराडॉक्सिकल होती है, यानी ऐसी सूरत हाल जिसमें मखमसे की कैफियत होती है, या ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई तजाद उभर कर सामने आ रहा हो। आप ये देखें कि इसमें एक कालम आपको मिलेगा जिसमें प्राइवेट जो नौकरियां हैं और जो पब्लिक इदारों की नौकरियां हैं उन पर एक कालम लिखा हुआ है, जिसमें पब्लिक इदारे जो हैं यानी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या मजे हैं, क्या मस्तियां हैं। मुलाजमत पर आए ना आए, वक्त पर आए ना आए, कोई पूछने वाला नहीं है। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुलाजमत नहीं है बल्कि एक वजीफा है। और उसके मुकाबले में अगर किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करनी हो और अगर कहीं आपको वाकईतन कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसके लिए आपको कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी है या रुखसत लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसका तस्वर भी मुहाल। तो ये अब दो अलग अलग मुतज़ाद और बरअक्स जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को इसमें रखा गया है। इसी तरह से 1122 की जो सर्विस है उस हवाले से आप देखें, एक वो सर्विस है, और इसके अलावा वैसे ही जो इदारे हैं उन इदारों की जो सर्विस हम देखते हैं, और जिस तरह से हमारे लोग जो हैं चालान करने की बजाय पैसे बटोर रहे होते हैं, तो वो सारी सूरत हाल भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा वो मुशाहिदा जो हम सब की नज़रों के सामने है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारी ज़िंदगी से ला ताल्लुक़ हो, जिसका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ ना। और ख़ास तौर से ये जो रोक टोक का उन्वान है, रोक टोक का उन्वान, इसमें भी अगरचे बात मेरे मोहतरम ने ये की कि इसका नाम बिला रोक टोक होना चाहिए। यकीनन कालम निगार जितने बेकाबू हैं और जितने आपे से बाहर हैं, और जिस तरह हुकूमतें बदल रहे हैं, और जिस तरह से एक नई टर्मिनोलॉजी जो है मीडिया ट्रायल की आज हमारे सामने आ चुकी है कि राई को पहाड़ बना देते हैं, केंचुए को सांप बना देते हैं। तो वो सूरत हाल, उस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि बिला रोक टोक से रोक टोक बेहतर उन्वान है। बहुत शुक्रिया।